हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9th का जो सीबीएसई बोर्ड का है साइंस का पोर्शन, ठीक है, इसको लेके आए हैं। इसमें हम लोग जो है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जो है जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन क्वेरी रहे, इससे रिलेटेड आप इजीली जो है सॉल्व कर सके, ठीक है, ताकि आने वाले समय में इस चैप्टर में कोई जो है आपको प्रॉब्लम, परेशानी, शिकवा, शिकायत न रहे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी और पावर का है, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन के बारे में जानेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग अब जानते हैं, तो टाइम न वेस्ट करते हुए इसको हम लोग जानते हैं। कह रहा इन द अर्लियर चैप्टर में 4 and 6 यू हैव लर्न हाउ फोर्सेस चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे चेंज करता है, एंड हाउ काइनेमेटिक इक्वेशन इन द न्यूटन्स लॉ कैन बी यूज्ड टू एनालाइज मोशन। और काइनेमेटिक इक्वेशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लोग यूज करके किसी भी इक्वेशन को एनालाइज कैसे करते थे, इसके बारे में भी सीखे हैं। व्हेन द फोर्स चेंज विद द टाइम आर द एक्ट complicated way, the applying this law directly can be become difficult, ठीक है। There is a simple and the more powerful way to understand such situation। और इस सब सिचुएशन के समझने के लिए कुछ सिंपल और पावरफुल जो है वे है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी और पावर के बारे में जानेंगे, विच आफ्टर अलाउ अस टू एनालाइज द मोशन, मोशन के बारे में, इंटरेक्शन मोर इजिली, ठीक है। यू विल आल्सो लर्न अबाउट द सिंपल मशीन के बारे में अच्छे से आप लोग जानेंगे, विच हेल्प अस परफॉर्म द टास्क विद द लेस एफर्ट एंड मोर कन्वीनियंस, ठीक है। मतलब सिंपल मशीन का यूज इसमें हुआ है ताकि जो है लेस एफर्ट लगा के जो है हम लोग काम जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है काम कर सकें, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ द मेनी एवरीडे मशीन्स एनर्जी विच इज द कैपेसिटी टू वर्क लाई एट द हार्ट of all these idea and almost every activity in our daily life, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि the food provide करता है एनर्जी टू वर्क। जो हम लोग खाना खाते पीते हैं, खाना जब हम लोग खाते पीते नहीं है तो ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, हम लोग कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं पहले भैया खाना लाओ, भरपेट ठूसेंगे यहाँ तक ले, गले तक ले, उसके बाद जो है हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तुरंत हम एक्टिव हो जाते हैं, जो काम नहीं करना वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी के मान के नहीं आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है एनर्जी टू रोटेट फैन। इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं रहता है, फैन जो है ऐसे मुंह लटका के पड़ा रहता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करते हैं तो तुरंत लगता है नाचने, ठीक है। बिकॉज फ्यूल प्रोवाइड एनर्जी टू द मूव ए कार। और कार जो है स्टेशनरी कार को जैसे ही फ्यूल मिलता है और जिसका जो हम लोग सेल्फ मारते हैं ना, तो वो चालू हो जाता है और उसके बाद अपना काम जो है करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टास्क कम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। We often use the word work, energy and power in the everyday conversation। हम लोग हर दिन जो भी हम लोग बात करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला चीजें जो है इन्वॉल्व भी रहता है। इन दिस एज वी लर्न इन चैप्टर 1 दिस टर्म हैव द प्रिसाइज मीनिंग इन द साइंस। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन वर्क। हम लोग जो है पहले जानते हैं कि वर्क होता क्या है, इसको हम लोग जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। वर्क के बारे में जानेंगे, वर्क होता क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखिए वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, अगर किसी भी कांस्टेंट फोर्स को हम लोग लगाएं तो उसके बाद वर्क डन होता है उसके बारे में जानेंगे। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क जो होता है, वर्क इक्वल टू जो होता है फोर्स इनटू जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी बॉडी में, अगर किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाए, ठीक है, किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कंसीडर ए वेट बैग ऑफ द मास 5 kg केप्ट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पर रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट डाउनवर्ड ऑन द बैक। बैक पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg लग रहा है, mg इसलिए लग रहा है कि बॉडी का मास जो है m ऑलरेडी है। जैसे मान लीजिए कोई बैग रखा हुआ है, बोरा, ठीक है, एक बोरा रखा हुआ है, तो ये वेट जो इसका क्या होगा, mg क्या होगा, मास होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें ये लगेगा, ठीक है। द मास ऑफ द बैग एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी टू लिफ्ट द बैग स्लोली टू द हाइट ऑफ द 1 मीटर। अगर 1 मीटर हाइट पे उसको हम लोग लिख जाते हैं तो क्या होगा, यू मस्ट अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू mg। और mg के बराबर जो हम लोग को अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तो वो 1 मीटर जो है ऊपर जाएगा। द फोर्स अप्लाई बाय यू एक्ट अपवर्ड
on the bag as the bag is there displaced through a distance of the 1 meter in the direction of the force। मतलब जिधर हम लोग फोर्स लगाए बैग जो है उसी डायरेक्शन में 1 मीटर जो है डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो इन एवरीडे लैंग्वेज यू वुड से दैट द वर्क डिड दैट यू डिड सम वर्क, मतलब इस वे में हम लोग कह सकते हैं कि हमने कुछ काम किया। मतलब आप फोर्स लगाएं और बॉडी का 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी पे जो है वर्क हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला जानते हैं, कह रहा है इफ यू लिफ्ट 3 सच बैग वन आफ्टर द अदर टू द सेम हाइट, अगर जो है एक के बाद एक ऐसे ही हम ले जा रहे हैं, यू वुड हैव डन 3 टाइम द मोर वर्क देन टू लिफ्ट ए 1 बैग, ठीक है। 3 टाइम, क्योंकि भाई अब 3 बैग 3 बार ले जाएगा तो ज्यादा तो हम लोग वर्क करना ही पड़ेगा। इफ द बैग इज लिफ्टेड टू द सेम हाइट बाय द मशीन यूजिंग द सम फ्यूल, इट विल रिक्वायर 3 टाइम्स मोर फ्यूल टू लिफ्ट द 3 बैग, ठीक है। अब देखिए अगर यही हम लोग जो है काम जो है मशीन से करवाते हैं तो मशीन भी क्या करेगी भाई, जो है उसको भी ज्यादा टाइम मतलब फ्यूल लगेगा, 3 बार जो है लेके जाएगी तो 3 टाइम उसका फ्यूल लगेगा। नाउ सपोज यू लिफ्ट ऑल दिस 3 बैग टुगेदर टू द सेम हाइट, अगर सेम हाइट पे जो है अगर तीनों जो है बैग को हम लोग को ले जाना रहेगा तो यू वुड नीड टू अप्लाई ए फोर्स 3 टाइम लार्जर देन दैट दे रिक्वायर्ड फॉर द सिंगल बैग। और उस केस में जो है आपको जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो 3 टाइम होगा, जो मतलब जो है एक बैग आप ले जा रहे थे तो उसमें जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे उसका जो है 3 टाइम आपको जो है लगाना पड़ेगा 3 बैग को उठा के ले जाने के लिए। सिंस यू हैव डन द सेम टास्क एज इन द वर्क डन बाय द यू वुड बी 3 टाइम द वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 1 बैग। और इस केस में जो वर्क डन होगा वो 3 टाइम होगा, जो 1 टाइम जो पहला वाला जो है 1 बैग ले जाने में जो फोर्स लगा था, जो वर्क मतलब डन हुआ था, उसके कंपेयर में 3 टाइम आप जो है वर्क करेंगे, ठीक है। एंड दिस सा दैट अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स ओवर द सेम डिस्टेंस अलाउ यू टू प्रोपोर्शनली डू मोर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर ए लिफ्टिंग ए सिंगल 5 kg बैग ऑफ द weight but to the height of the 3 meter you would have carry out 3 times more work as compared to the work required to lift the same bag by the 1 meter, ठीक है। मतलब अगर जो है इसी जो है मतलब कि अगर बैग है, अगर उसको जो आप मतलब कि 5 kg का बैग है, अगर उसको जो है आप 3 मीटर ले जा रहे हैं तो 3 मीटर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर जो ले जाने में आपका वर्क लगेगा, ठीक है, वर्क डन होगा, उसके कंपेयर में 3 टाइम लगेगा, क्योंकि 3 मीटर ले जाएंगे तो 1 मीटर जो ले जाने में वर्क होगा उसके कंपेयर में उसमें जो है 3 मीटर ले जाने में 3 टाइम वर्क करना पड़ेगा। और इफ द सेम मशीन is used 3 times to using succession to lift the bag by 1 meter each time, it would require 3 times more fuel. Thus, applying the same work over a large distance allow you to proportionally do more work. The scientific definition of the work by the force is based on the above observation. और जो वर्क का जो डिफिनीशन आया वो ये आया, the work done by the constant force acting on an object in the bringing the about a certain displacement can be defined as, जो वर्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द कांस्टेंट फोर्स, किसी भी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क होता है तो क्या होता है, फोर्स अप्लाइड होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे कितना हम फोर्स किए लगाएं, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब क्या है कि फोर्स लगाएं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उसी डायरेक्शन में जिधर हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट जो है उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स जो है लग रहा है, ठीक है। W इक्वल टू एफ इंटू डी, मतलब फोर्स भी उधर डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। इन द एग्जांपल दैट वी डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट वाज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, हाउएवर वी कैन बी यूज्ड इवन इफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एनी अदर डायरेक्शन फॉर दैट मैटर। देखिए इसमें क्या रहा कि पहला जो हम लोग का है फोर्स किसी ब्लॉक पे हम लोग लगाएं तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकल हुआ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएं और ब्लॉक जो है डिस्प्लेस करके इतना दूर आया डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन ऑब्जेक्ट अपॉन व्हिच ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज एक्टिंग एंड इट अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जो है डिस्प्लेसमेंट उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो रहा है, देन द वर्क डन W बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज W इक्वल टू जो है W इक्वल टू F इंटू एस होगा, ठीक है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जो होता है वो जूल होता है। एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द जे, जे से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन होता है एंड द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर यानी एम होता है। दस यूजिंग द इक्वेशन 1 जूल कैन बी डिफाइंड एज 1 जूल इक्वल टू क्या होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब क्या है कि 1 जूल वर्क कब डन होगा, जब किसी भी बॉडी पे जो है फोर्स 1 न्यूटन का लगाएं और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट जो है 1 मीटर का हो, तो वो क्या होगा आपका जो है 1 जूल वर्क डन होगा। दैट इज 1 जूल ऑफ द वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स of 1 Newton is applied to the it and it displaced by the 1 meter in the direction of the force, and since 1 Newton equal to 1 kg meter per second square होता है, not that 1 joule equal to 1 kg meter per second square into 1 meter, यानी जो है 1 kg meter square per second square जो है 1 joule equal to होगा। ठीक है, इन ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए ये क्या, इधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है इधर डायरेक्शन में, इधर क्या फोर्स है, फोर्स इन न्यूटन में है। ठीक है, तो कह रहा इन द ग्राफ शोन इन द फिगर 7.4 द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उसका हम लोग जो है फोर्स वाला प्लॉट किए हैं। इन दिस केस द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल इन द ग्राफ विच इज, और इस केस में जो है जो वर्क डन होगा वो जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया मतलब जो है इसके अंडर में जो शेडेड एरिया है, ठीक है ये शेडेड एरिया है, यही जो है उसका वर्क डन होगा यानी 10 इंटू 1 मीटर यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होगा 10 जूल होगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 10 जूल होगा। इवन व्हेन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट द वर्क then can be still be calculated by the finding the area under the four displacement graph between the initial and the final position। ठीक है, इवन व्हेन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है तब भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाले में जो है हम लोग जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हम लोग जो है उसका एरिया इनिशियल और फाइनल पोजीशन वाला जो है हम लोग करके वहां से फाइंड कर सकते हैं। व्हेन इज वर्क डन इक्वल टू 0, कब जो है वर्क डन 0 होगा? अरे भैया वर्क डन 0 तब होगा जब उसपे हम जी जान लगा के फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 0 रत्ती भर का नहीं हो रहा। ठीक है, बॉडी यहाँ से घुसकने का नाम ही नहीं ले रहा, 1 इंच घुसक नहीं रहा, दिन भर फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन उसमें क्या होगा 0 होगा। जैसे मान लीजिए आपको हम कह दें कि चलिए आप दीवार ढकेलिए, ठीक है, दीवार ना घुसक रहा कहीं जा नहीं रहा और जो है आप दिन भर जो है खाना खा रहे हैं उस पर वर्क लगा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वर्क डन जो है वहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जो है फोर्स तो आपने लगाया लेकिन जो है उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट जो है ना के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि उस केस में जो है वर्क डन जो है 0 होगा। जैसे पुशिंग ए वॉल, वॉल को पुश कर रहे हैं, इस केस में क्या है वर्क डन जो है 0 होगा। When is the work done equal to 0? From the definition of the work done, you can see that if the force acting on object is 0, अगर फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट पे 0 हो, F equal to 0 है, then no work is done on the object, और उस केस में ऑब्जेक्ट पे जो है कोई वर्क जो है नहीं डन होगा। ठीक है, the work done on an object is equal to 0 if there is no displacement of the object। वर्क डन 0 तब होगा जब उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो है रत्ती भर का नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि वर्क डन जो है 0 है। F equal to 0 regardless of the force being applied on it। For example, if you apply a force on object such as the rigid wall, there is no displacement in the wall and you have done no work on the wall। ठीक है, और उस पे जो है आप कोई वर्क नहीं करेंगे, भले से आप दिन भर फोर्स लगाएं लेकिन जो है उस वर्क को वर्क नहीं कहा जाएगा जब तक उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि W इक्वल टू जो है 0 कब होगा, वर्क 0 कब होगा जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला जो वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट ए वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, D जो है 0 हो जाएगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ए है 0 हो गया, उस केस में जो है वर्क डन क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, दिस में बी सीन और बिकॉज यू फील टायर्ड टू अप्लाई ए फोर्स द मसल्स in your body repeatedly expand and contract to and use up the internal energy of your body, thus you may feel tired even though in the scientific sense you have not done any work on the object।
मतलब दिन भर आप दीवार को धकेलते रह गए, आप थक गए, खाना खाएं, आपका मसल्स थक गया, आप एकदम पगलाइया गए हैं ढकेलते ढकेलते, लेकिन जो है वो दीवार 1 इंच घुसका नहीं, तो जो है फिजिक्स के टर्म में इसको जो है इस वर्क को हम लोग जीरो कहेंगे कि आपने कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, अब देखिए कह रहा पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वर्क का मतलब वो होता है कि अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो रहा है, ठीक है, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, अगेंस्ट द, जिधर हम फोर्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कह रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स। अगर जो है मान लीजिए W जो है वर्क इक्वल टू जो है पॉजिटिव हम लोग कब मानेंगे, पॉजिटिव हम लोग कब मानेंगे, पॉजिटिव जब जो है फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, यानी सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है सेम डायरेक्शन है, तो इस केस में हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि वर्क जो है पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द पॉजिटिव। उस केस में हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसको देखा जाए, एग्जांपल में क्या दिया है, कह रहा व्हेन यू पुश ए व्हील चेयर। जब एक देखिए एक बुढ़िया दादी जो है एक व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं, बैठ के मजे मारते हुए अपना जो है सैर कर रही है। ठीक है, देखिए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ये बाबू लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी जो है इसी डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है। इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वर्क जो है पॉजिटिव हुआ, द पॉजिटिव वर्क डन बाय द बॉय ऑन द व्हील चेयर। ठीक है, इस केस में क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जानेंगे, इफ द फोर्स अप्लाई बाय यू ऑन द व्हील चेयर एंड इट डिस्प्लेस आर इन द सेम डायरेक्शन, दस यू डू पॉजिटिव वर्क ऑन द व्हील चेयर। और आप जो है उस केस में पॉजिटिव वर्क करेंगे व्हील चेयर पे। कह रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका जो है जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट में है, तो जो है उस केस में नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, मतलब व्हेन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, तब होगा फॉर एग्जांपल while stopping a ball the goalkeeper apply a force in the direction opposite to the direction of motion of the ball and hence the opposite to the displacement. As a result the goalkeeper does a negative work on the ball। मतलब क्या है कि अब बॉल आ रहा है, गोलकीपर जैसे बॉल इधर से आ रहा है, गोलकीपर जो है फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जिधर से आपका फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उस केस में जो है वर्क क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उस केस में वर्क क्या होगा, नेगेटिव हो गया। और एग्जांपल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का जो है यहाँ पे ये बुढ़िया दादी वाला और ये जो लड़की जो गोल रोक रही है इसका वाला दिया है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला में चलते हैं। कह रहा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहा है we have see that when the force is applied and the object is displaced, जब भी फोर्स अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, the work is done on it। ठीक है, जब फोर्स लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस केस में क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ठीक, उसके बाद does this cause the object to gain capacity to the further work। Consider the some everyday life example। ए फील्डर थ्रो ए क्रिकेट बॉल, जैसे फील्डर क्रिकेट बॉल जो है टुवर्ड द विकेट, विकेट की तरफ जो थ्रो करता है, द मूविंग बॉल हिट द विकेट, विकेट को हिट करता है एंड मेकिंग इट फॉल। सिमिलर ए फ्लावर पॉट राइज टू द हाइट कैन डैमेज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी डैमेज कर सकता है, वैल्यू इट इफ इट फॉल। सो इन ईच केस द बॉल एंड द पॉट हैज एक्वायर्ड द कैपेसिटी टू डू some work, an object having the capacity to do some work is said to be possess energy। मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें एनर्जी भी मतलब जो है पॉजेस होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूविंग है तो उसमें सम एनर्जी भी पॉजेस होगा। ठीक है, कह रहा हाउ डिड द बॉल और द पॉट गेट
the energy. The ball gain energy from the work done by the fielder in the throwing it. ठीक है, जो फील्डर जो है वर्क डन किया उस ऑब्जेक्ट पे, बॉल पे, इसी से वो एनर्जी पा गया। ठीक है, एंड द पॉट गेन एनर्जी फ्रॉम द वर्क डन इन राइजिंग इट टू द हाइट। और वो पॉट जो है एनर्जी कैसे पाया, पॉट एनर्जी कैसे पाया, उसको हम लोग इतना ऊपर उठा के ले जाकर रखें, वहां से जब वो गिरेगा तो उसमें जो है एनर्जी मतलब रहेगा, और एनर्जी की वजह से क्या होगा, अगर किसी के ऊपर गिरेगा तो वो उसको जो है डैमेज कर सकता है। कह रहा है व्हेन पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट गेन एनर्जी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क होता है तो वो एनर्जी गेन करता है। सब्सिक्वेंटली द ऑब्जेक्ट कैन यूज दैट एनर्जी टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट एंड काज करता है इट टू मूव, देयर बाई द ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफरिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बॉल हिट करता है द विकेट इट ट्रांसफर इट एनर्जी टू द विकेट। और जो एनर्जी जो है उस बॉल के पास रहता है वो विकेट को जो है ट्रांसफर करता है, मेकिंग दे मूव, इसीलिए वो मूव करता है। दस द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट एनर्जी आर द क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट और एनर्जी जो है एक दूसरे से रिलेशन शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर एज चेंज इन द इट एनर्जी। कह रहा वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर एज चेंज इन इट एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसी रिलेशन को जो है हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, विच कैन बी स्टेटेड एट, जिसको हम लोग बताते हैं वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। मतलब क्या है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, जो हमारा ये फार्मूला भी हम इसको कर सकते हैं, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन इट एनर्जी। दिस theorem also hold for a system of object or even when the force apply an object are not the constant. This theorem can help us to solve करने के लिए problem which would not have done easily otherwise. The SI unit of the energy is same as the SI unit of work, joule. SI यूनिट जो होता है एनर्जी का और वर्क का दोनों का जो है सेम होता है। ठीक है, जो होता है क्या है, जूल होता है। उसके बाद ये सब एग्जांपल है। नेक्स्ट वाला जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने फॉर्म के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एज वी हैव द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज वी हैव सी एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है, किस कैपेसिटी होता है टू डू वर्क। द एग्जांपल दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ correspond to the mechanical energy, but energy can exist in the other form as shown in the figure. It is possible to change energy from the one form to the another. एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी इन द बल्ब। बल्ब में जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, मतलब जो है लाइट एनर्जी में, इनटू द थर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द वाटर इन द इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। मतलब जो होता है एंड into thermal energy of the water in the electric water heater. The chemical energy is in the food, be it power our muscles and the get converted into the mechanical energy. जो हम लोग जो है केमिकल एनर्जी खाते हैं, ठीक है, जैसे खाना वाना खाते हैं, वो केमिकल एनर्जी जो है इन द फूड जो है हम लोग को मसल को पावर देता है एंड द गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिमिलरली ये रिंगिंग बेल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी। जो रिंगिंग बेल होता है मैकेनिकल एनर्जी को जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में। रिंग यानी बेल जो है बजने लगता है। अमॉन्ग दिस वी नाउ लुक मोर क्लोजली एट द मैकेनिकल एनर्जी सिंस इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फोर्स इन द मोशन यू स्टडी अर्लियर। और जो है सब फोर्स और मोशन से ये रिलेटेड है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग सब कह सकते हैं द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पासेस ड्यू टू द इट मोशन और द पोजीशन। ठीक है, लेट अस ट्राई टू द क्वांटिफाई मैकेनिकल एनर्जी बाय द यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ द वर्क। देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी, द एनर्जी दैट इज पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, the energy possessed by an object due to its motion is called the kinetic energy. All the moving object possess kinetic energy.
और सारे मूविंग ऑब्जेक्ट हैं काइनेटिक एनर्जी पॉज करते हैं, सच एज द मूविंग वेहिकल और द रोलिंग बॉल। मूविंग वेहिकल और रोलिंग बॉल जो होते हैं वो सारे जो है काइनेटिक एनर्जी पॉसेस करते हैं। कह रहा हाउ मच इज द एनर्जी पॉज बाय द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ द इट मोशन, उसके मोशन की वजह से कितना एनर्जी पॉज करता है इसके बारे में। इट इज कॉमन टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव हैव ए जीरो काइनेटिक एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा भाई स्टेशनरी पे है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्वायर ए सर्टेन वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एफ, देन द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट, और वर्क डन वही होगा जो एनर्जी ऑब्जेक्ट जो है गेन करता है, विच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पे क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। द वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू F इंटू S हुआ। यहाँ पे क्या फाइनल वेलोसिटी V है एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी K है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के डायरेक्शन में है। कैलकुलेटिंग द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम जो है यूज करके हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। कह रहा लेट अस फाइंड द मैकेनिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, फॉर दैट we will first find a general expression for the work done by the force on an object, जिसको हम लोग फाइंड करेंगे of the mass m starting not from the rest but from the initial velocity u and let it v जो है फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी undergo a displacement s। to simplify the situation let us be assume that the force f acting on the object is a constant, फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा कांस्टेंट हो जाएगा, और जो इक्वेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी Q इक्वल टू क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आएगा। मैथमेटिकली जो है कैसे आया है इसी को हमें ड्राइव करना जानना है। इन दैट केस द एक्सेलरेशन a इज आल्सो कांस्टेंट एंड द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन कैन बी यूज्ड v एज है v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2s। यस हम लोग फाइंड करेंगे तो s इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग s इधर करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया, और 2s हमको डिवाइड कर देंगे तो s यहाँ मिल गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन 2s हो गया, ठीक है, 2a हो गया। तो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ द वर्क डन w बाय द फोर्स इज इक्वल टू w इक्वल टू क्या होगा, f इंटू s यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। बाय द यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, m में हो गया, तो w इक्वल टू क्या होगा, m में इंटू s, यानी फोर्स की जगह पे हम m में लिख सकते हैं ना, तो m में इंटू s हो गया। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द s फ्रॉम द इक्वेशन 7.4 वी ऑब्टेन w इक्वल टू m में, ठीक है, w इक्वल टू m में यानी फोर्स की जगह हम लोग a लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो s वाली वैल्यू आया है उठा पुट कर रहे हैं यहाँ पे v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2 a लिख दिए, तो जो हम लोग जो आया जो है 2a को हम लोग इधर कर ले रहे हैं, हाफ m हो गया, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और a से a कट गया, ठीक है। तो हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो जो फार्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी का आया w इक्वल टू जो आया हाफ m v स्क्वायर आया, ठीक है, हाफ m v स्क्वायर आया। मतलब जो है फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम द एबव वर्क इज डन, जो वर्क एनर्जी थ्योरम से है हम लोग जो है देखे हैं, तो एबव वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड इनटू चेंज इन द इट एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो thus the represent the change in the energy of the object, change in energy of the object equal to क्या होगा, if the initial velocity of object is u equal to 0 था, then the change in the energy of object is equal to the final kinetic energy, और जो change in energy होगा वो final kinetic energy के बराबर होगा। thus using the equation 7.5 the kinetic energy of object of the mass m moving with the velocity v is, kinetic energy क्या होगा, k equal to क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो है SI यूनिट क्या होगा, जो जूल होगा, द SI यूनिट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जूल होगा। द काइनेटिक एनर्जी हैज नो डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हैज नो डायरेक्शन व्हेन पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट वेलोसिटी जो है increases, its kinetic energy also increases if negative work is done on the object। अगर ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, इट वेलोसिटी डिक्रीज, और उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, इट काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज, और उस केस में जो है काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। इफ नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट w इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट वेलोसिटी डज नॉट चेंज, उस केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, देन इट काइनेटिक एनर्जी रिमेन द कांस्टेंट, और उस केस में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल डबल इन मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी इट काइनेटिक एनर्जी बी कंपेयर टू इट ओरिजिनल वैल्यू। कह रहा है लेट द मास ऑफ द व्हीकल vm, इट इनिशियल वेलोसिटी v u v
एंड इट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर होगा। इफ द व्हीकल ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ द 2v इट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m 2v स्क्वायर होगा, यानी 2v हाफ m और यहाँ पे 4 हो गया हाफ mv स्क्वायर, देन न्यू वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम द प्रीवियस वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो 4 टाइम हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे और नीचे दिया है, काइनेटिक एनर्जी में सबका वैल्यू दिया है, उसको जो फाइंड करना कर रहा है, इफ द वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरीज ऑफ इंडिया क्रिकेट बॉलर्स cricket ball with an approx mass of the 0.2 kg at the velocity of about 154.8 km per hour, calculate the kinetic energy of ball at the time of its delivery, ठीक है। तो करा मास ऑफ द बॉल जो है 0.2 kg है, मास क्या है 0.2 kg है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इक्वल टू 154.8 किलोमीटर पर आवर है, जिसको जो है 43 मीटर पर सेकंड के हिसाब से करेंगे और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में इसका वैल्यू लिखेंगे। हाफ जो है हो गया m का वैल्यू जो है 0.2 kg है और जो है वेलोसिटी का स्क्वायर का यानी 43 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर देंगे तो जो आएगा वैल्यू 184.9 जूल के आसपास आएगा, ठीक है, जो वही होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे और भी एग्जांपल दिया है भाई, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी पॉजिटिव बाय द बॉडी, एनर्जी पॉजिटिव बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट पोजीशन ऑफ द रेस्ट की वजह से जो है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। कह रहा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। हाउ द फोर्स अफेक्ट द मोशन यू परफॉर्म एन एक्टिविटी। कह रहा व्हेन यू वुड मूव ए स्टेक ऑफ द कॉइन बाय रिलीजिंग द स्टेक्स रबर, जैसे ही मतलब बैंड विद द विच इट वाज द कांटेक्ट you have even displaced with the slide shot bullet. In this case, when you release the stretch elastic band, the object in the contact with it shoot in the forward direction, और ऑब्जेक्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शूट होगा। मतलब क्या है, गुलेल लिए आप तान के ऐसे खड़े हैं, ठीक है, आपने पूरा एकदम एनर्जी स्टोर कर लिया, अब उसको मूव करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एंड यू हैव आल्सो वॉच्ड ए आर्चरी कंपटीशन, द आर्चर पुल एंड द स्ट्रिंग्स of the balls bending it arm in the process. When the release, the ball come back with the along with the string to the original position and the arrow fly up bow, ठीक है, और एरो जो है बॉ को जो है फ्लाई अप कर देगा। फिर इसको कह रहा है इन दिस एग्जांपल यू नोटिस दैट व्हेन द स्ट्रेच बैंड और द बेंड इज रिलीज बॉ इज रिलीज इट अप्लाई ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द कांटेक्ट विथ इट, और जो है फोर्स इस पे अप्लाई करेगा एंड दिस सेट द ऑब्जेक्ट इन द मोशन गिविंग इट काइनेटिक एनर्जी, और वो जो है उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएगा काइनेटिक एनर्जी देके। एट द सेम टाइम द स्ट्रेच बैंड और द बेंड बॉ कम बैक टू ओरिजिनल शेप्स एंड द स्टेक ऑफ द कॉइन बॉल एंड द arrow gain the kinetic energy they did not originally possess, and this energy must have come from the stretch band and the bend bow से वो आता है, which have कैपेसिटी टू डू वर्क देयर ड्यू टू देयर शेप की वजह से वो कैपेसिटी टू वर्क हो जाएगा। एंड द वर्क डन बाय द फोर्स व्हिच वाज द अप्लाइड टू द काज दिस डिफॉर्मेशन वाज द स्टोर इन द बैंड ऑफ द बॉ, और जो भी ये सब चीजें हुआ ये सब जो है जो कहाँ से मतलब ये सब एनर्जी आया, वो जो है एनर्जी जो उसके बॉ में जो है पहले स्टोर किए वही एनर्जी जो है आता है, ठीक है। शूटिंग एंड एरो ऑफ द बॉ। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे। तो सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स एंड स्ट्रेच और कंप्रेस ए स्प्रिंग्स यू डू वर्क ऑन द स्प्रिंग टू चेंज और डिफॉर्म इट शेप, और स्प्रिंग पे आप वर्क करते हैं उसके शेप को डिफॉर्म करने के लिए द टर्न द स्प्रिंग स्टोर करता है एनर्जी एंड गेन कैपेसिटी टू डू वर्क व्हाइल इट इज इन द डिफॉर्म स्टेट, ठीक है। और उस केस में जो है वो एनर्जी मतलब पाया जाता है जो कैपेसिटी टू डू वर्क जो है while held in this state the energy of the springs is due to its configuration of the shape. When the spring is released, जैसे ही रिलीज होगा it comes back to original shape, और original shape में तुरंत आ जाएगा। In the process the spring transfer करता है store energy to the kinetic energy of the object in the contact, और जो भी ऑब्जेक्ट उसके जो है बगल में रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई बॉल रखे और इसको जो है हम स्प्रिंग के साथ अटैच किए हैं और इसको हम लोग ले गए, ठीक है, और सुटा दिए, और अचानक से उसको छोड़ें तो बॉल क्या होगा, इसके छूटने की वजह से क्या होगा, जो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो है तो इसमें स्टोर हुआ है उसकी वजह से बॉल बहुत तेजी से जो है वहां से भागेगा, दूर जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कह रहा एनर्जी कैन बी स्टोर्ड नॉट ओनली इन द डिफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट। एनर्जी जो है केवल डिफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट में ही नहीं स्टोर रहता है, एनर्जी जो है केवल जो है डिफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट में ही नहीं स्टोर रहता है, बट आल्सो बाय द चेंजिंग द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम। जैसे ही अरेंजमेंट हम लोग चेंज कर देंगे उस केस में भी होता है। यू हैव लर्न दैट लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल होते हैं यानी नॉर्थ नॉर्थ रहेंगे तो एक दूसरे को धक्का मार के रिपेल करेंगे, या तो साउथ साउथ रहेंगे तो दोनों को जो है रिपेल करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ रहेगा तो अट्रैक्ट ईच अदर। उसी केस में जो है जो चार्जेज होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रिपेल करते हैं ईच अदर, क्योंकि जो है लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे तो उसमें केस में क्या करेंगे, वो लोग अट्रैक्ट करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, वो लोग अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, while unlike pole attract each other. You must have experienced that separating unlike pole of the two magnets from the each other require applying a force. When unlike pole are separated from the each other release, they move forward, they move toward the each other and gain करेगा kinetic energy. In fact, a small p kept in between the two strong magnets would be crushed by their kinetic energy, and this saw that the system of the two magnets when they separated from each other can store energy due to their relative position की वजह से एनर्जी जो है स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वाला ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ए सिस्टम ऑफ द टू मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रिक चार्जेस का है। ठीक है, इन द सेम वे ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आल्सो पॉजेस द स्टोर एनर्जी व्हिच कैन डू वर्क व्हेन रिलीज। जो भी मतलब जो है रिलीज होगा तो वर्क करेगा। ठीक है, तो नाउ कंसीडर ए बॉल, एक बॉल का एग्जांपल के लिए नाउ कंसीडर ए बॉल लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे जो है वो रखा हुआ है। द बॉल एंड द अर्थ टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम, और बॉल और अर्थ जो है एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। यू हैव लर्न अर्लियर दैट अर्थ एंड द बॉल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को लोग अट्रैक्ट करेंगे। ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट द बॉल टू द सम हाइट, बट once the ball is lifted to the height and the force is removed, the ball and the earth rush toward each other, they attain the kinetic energy in the process of the so the system of the ball and the earth being separated from the each other store energy due to their relative position. मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल है, इसको रखा हुआ है और इस बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं। जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे और इसको रिलीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा, और क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हो गया ऊपर ले गए और वो जैसे ही रिलीज करेंगे वो नीचे की तरफ आएगा, अर्थ अट्रैक्ट करेगा जो है अपनी तरफ। ठीक है, more generally whenever a system of the object interacts through the force such as gravitational force, electric force and magnetic force, system can store करेगा energy due to the relative position of the object, और ऑब्जेक्ट के रिलेटिव पोजीशन की वजह से क्या होगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। द एनर्जी स्टोर बाय एन ऑब्जेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ द इट डिफॉर्मेशन आर इन ए सिस्टम एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफिनीशन होता है अगर हम लोग देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन क्या होता है, एनर्जी स्टोर बाय द ऑब्जेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इट डिफॉर्मेशन आर इन ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में जानेंगे। ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। कह रहा है अमॉन्ग द वेरियस टाइप ऑफ द पॉसिबल वे इन विच द ऑब्जेक्ट कैन हैव पोटेंशियल एनर्जी, वी विल लुक एट द सिंपलेस्ट केस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ बॉल सिस्टम। अभी अर्थ बॉल सिस्टम वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखे है ना, ठीक है, इसमें क्या है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, चाहे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं, तो वो जो हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड द अर्थ आता है। अर्थ इज मच मोर मासिव होता है देन द बॉल एंड thus it hardly moved toward the ball as discussed in the example of chapter 6 how the force affect the motion. Therefore the stored energy of the earth ball system is often simply referred to as the gravitational potential energy of the ball. Let us carry out an activity to learn more about the potential energy of the ball due to the gravitational force between the ball and the earth.
Hence force in this chapter potential energy usually referred to as the gravitational potential energy। और यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एग्जाम्पल वाला और चीजें दिया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इन्वेस्टिगेशन वाला दिया है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली इसमें कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि कह रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मतलब इसमें दिखाने के लिए जैसे कोई एक बॉल है, एक नॉर्मल हाइट पे ले गया उसको छोड़ा गया, ठीक है, तो बॉल जो है कम धंसा, बॉल क्या कम धंसा, और एक बॉल ऐसा है जिसे खूब हाइट पे ले गया उसके बाद छोड़ा गया और वो जब गिरा तो ज्यादा धंस गया, मतलब बालू में ज्यादा धंस गया। इसका मतलब क्या है कि जितना हम लोग हाइट बढ़ाते हैं ग्रेविटेशनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में ऑब्जेक्ट में उतना ज्यादा स्टोर रहता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी हाइट के हिसाब से जैसे ही मतलब उसको जो हम लोग छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो है ये ज्यादा धंस गया। और इससे कंपेयर में हाइट की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ज्यादा मतलब जो है इंक्रीज होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि you find that depression is deepest when the ball is dropped to the greatest height। जैसे ही हम लोग बॉल को जो है ग्रेटेस्ट हाइट से मतलब ज्यादा दूर से मतलब ऊपर से जब गिराएं तो उसमें जो है ज्यादा डिप्रेशन काज किया, ठीक है। डिप्रेशन राइजिंग अ बॉल टू द ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ रिक्वायर द मोर वर्क। और जो ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग जो है जितना ऊपर लग जाएंगे वहां पे ज्यादा वर्क करने का आवश्यकता पड़ेगा, तो जो वर्क करेंगे, ठीक है, वो जो है 10 द बॉल पॉजेस करेगा मोर एनर्जी एट द ग्रेटर हाइट। और जितना ही वर्क हम करेंगे उसको हाइट पे ले जाने के लिए उतना ही एनर्जी वो पॉजेस करेगा। व्हेन द बॉल इज रिलीज, जैसे ही रिलीज करेंगे फ्रॉम ग्रेटर हाइट दिस एनर्जी हिट ए डीपर डिप्रेशन। और ये वाला एनर्जी जो है डीपर डिप्रेशन जो है इसमें काज करेगा। जैसे हम लोग ज्यादा ऊपर तक ले जाएंगे तो वहां पे डीपर डिप्रेशन होगा। Thus the greater the height of the ball above the earth surface, greater is the potential energy। और जितना हम लोग हाइट पे ले जाते हैं, जितना बॉल हम लोग ऊपर ले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। कह रहा कि यहाँ पे देखिए we can derive an expression for the potential energy of an object by using the work energy theorem। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो है एक हम लोग इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, ठीक है, लेइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पड़ा हुआ है। we can define the potential energy to be zero in this configuration। और उस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है उस केस में। टू राइज द ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हाइट h। अगर उस ऑब्जेक्ट को जो है सरफेस से जो है हम लोग ग्रेटर हाइट पे मतलब किसी हाइट पे अगर उसको ले जाते हैं, we need to apply a force equal to the force mg between the earth and the object। और उसमें जो है जो हम लोग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो mg अप्लाई करना पड़ेगा जो बिटवीन द अर्थ और जो है उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो है, क्योंकि अर्थ वाला यानी ग्रेविटेशनल उसमें लगेगा ना, तो द वर्क डन बाय द w बाय द अप्लाइंग द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू mg। मतलब क्या, उसका मतलब जो m है उसका मास हो गया और एक्सेलरेशन जो होगा उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको ले जाते हैं। तो w यानी वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, mg हो गया, और h क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हाइट तक ले गए तो mgh हो गया, ठीक है। w इक्वल टू क्या हो गया, mgh हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अपीयर एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जो वर्क डन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जमीन से जो है किसी मतलब जो है ग्राउंड पॉइंट से ऊपर ले जाने के लिए वो जो है किसके बराबर इक्वल होगा, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है के बराबर होगा। दस द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द हाइट h इज गिवन बाय u इक्वल टू क्या हो गया, mgh हो गया। अब देखिए जो एक चीज और दिया है, कह रहा है द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, विच इज द सेम एज द यूनिट ऑफ द वर्क डन और दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी के मतलब जो है वर्क डन का जो है जो यूनिट होता है, ठीक है, वही जो है सेम टू सेम होता है। नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट वाला जो है, एक मिनट भाई स्लीप नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे एग्जांपल है, कह रहा है कि after taking a catch, fielder threw a cricket ball of the mass 20 gram high up in the air about 10 meter above the ground in the celebration. How much potential energy does the ball when they reach it
मैक्सिमम हाइट अज्यूम जी इक्वल टू जो है हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन विल बी इक्वल टू द mgs के बराबर होगा। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपली जो है वैल्यू पुट कर देंगे, 200 ग्राम का केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.2 केजी हो जाएगा। और उसके बाद जो है एक्सेलरेशन जो होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे, हाइट 10 मीटर गया था यानी 20 जूल जो है इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे इसके बारे में जानेंगे। कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को कैसे हम लोग कंजर्व करें इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एम जी एच। जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, नहीं सॉरी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है मैकेनिकल एनर्जी वही होता है। और उसमें कह रहा कंजर्वेशन करने के लिए कह रहा लेट अस फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट पॉइंट एट इच फॉल फ्रीली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो फॉल हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए फिर उसके बाद कह रहा वंस अगेन कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विद मास m, कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास m है, which has been lifted to the a point A at the height h and dropped it initial velocity u is equal to 0। और इनिशियल वेलोसिटी उसका जो है u जो है 0 होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग उठा के ले गए ए पॉइंट पे हम लोग ले गए, तो ए यहाँ पे आया t इक्वल टू यहाँ पे 0 पे, और उसके बाद इसका हाइट इतना है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये वाला बी वाला पॉइंट है, बी वाले पे जो है इस पर t इक्वल टू t पे है, यहाँ हाइट क्या होगा, ए बी से जमीन से जो हाइट क्या है h डैश है, तो ए वाला हाइट कितना होगा h माइनस h डैश हो जाएगा, ठीक है। ये mg मास जो है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ वाला क्या है c वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एट द पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी ए पे क्या रहेगा, स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी है किसी एक पॉइंट पे ना, तो उस पे क्या पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट करेगा mgh होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी दैट इज पॉजिटिव बाय द बॉडी ड्यू टू इट मोशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बॉडी जो है रेस्ट टाइम पे है, तो इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो 0 प्लस mgh इक्वल टू क्या होगा, mgh हो गया, ठीक है। तो इस केस में जो है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, वो जो होगा mgh होगा। अब देखिए कह रहा कि एज द बॉल, जैसे ही ऑब्जेक्ट fall due to the gravitational force mg for the time t till the point b, its velocity increases to the value v। और जैसे ही मतलब b तक आया तो उसका वेलोसिटी जो है b इंक्रीज हुआ, and you can find the velocity u of the v of the object and height h dash of the point b from the ground by using the kinematic equation को जो है यूज करके हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन a यूज एक्सेलरेशन a टू बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g के बराबर हम लोग यूज कर सकते हैं। इस केस में कह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा और उसका हाइट क्या होगा, इसे फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, u इक्वल टू जो है पहला यहाँ पे 0 क्योंकि रेस्ट पे था, ठीक है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे रेस्ट पे था। फिर इसके बाद ये ऊपर से गिरा रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे हैं तो यानी टुवर्ड द अर्थ हो रहा है ना, तो पॉजिटिव इक्वेशन आएगा, v इक्वल टू u प्लस gt आ जाएगा, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t क्या टाइम है, तो यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि इनिशियल 0 था, प्लस gt यानी वेलोसिटी जो आया आपका वो जो है gt के बराबर आ गया। अब उसके बाद हम लोग को हाइट फाइंड करना है, तो हाइट के लिए क्या लिखेंगे, s इक्वल टू क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे। तो h जो है हमारा क्या है, h हमारा क्या है, h जो है पूरा में से h माइनस h डैश है, ठीक है। h क्या है, h डैश क्या है यहाँ पे, h माइनस h डैश है, ठीक है, ये नीचे वाला। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो h माइनस h डैश, ठीक है, इक्वल टू ut हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारा 0 था, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे भी 0 हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर ये वाला हो गया। तो h डैश इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग यहीं पे रोक लिए और इसको जो है इधर भेज दिए, तो भेजे इक्वेशन जो चेंज हुआ, तो ये क्या हुआ, h इक्वल टू क्या हुआ, h डैश इक्वल टू क्या हुआ, h माइनस हाफ gt स्क्वायर, यानी जो है h डैश इक्वल टू क्या हुआ,
एच डैश इक्वल टू क्या होगा, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए आ गया, ठीक है। अब एट द पॉइंट बी, और जो बी वाले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, एट द पॉइंट बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा, एम जी एच डैश। पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या होगा, एम जी एच डैश होगा, और एम जी एच डैश का जब हमको वैल्यू पता है, एच डैश की वैल्यू क्या है, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो ये ऐसे होगा भाई, देखिए एम जी हो गया, एम जी हो गया, और एच ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई मतलब एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा, और माइनस इधर क्या होगा, हाफ एम जी स्क्वायर हो जाएगा, और टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला जो हमारा यहाँ पे लिखा है, एम जी एच माइनस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इस केस में हम लोग देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। तो वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर का वैल्यू हमको जीटी पता है ना, तो वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हाफ एम, हम हाफ एम तो सेम रहेगा, और वी की जगह क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी अपॉन जी स्क्वायर अपॉन टी, जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हम लोग क्यों लिखे हैं, जी स्क्वायर और टी स्क्वायर इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है एक सिंगल वेलोसिटी जीटी है, यहाँ पे बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जी का स्क्वायर होगा और टी का स्क्वायर होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देखेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, mgh पहला मतलब जो है जो पोटेंशियल एनर्जी वाला है, mgh माइनस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, अब प्लस काइनेटिक एनर्जी वाला क्या होगा, हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो टोटल को जो है ये वाला प्लस वाला, ये वाला माइनस वाला कट हो जाएगा, तो जो बी पे जो आएगा टोटल वाला तो mgh होगा, ठीक है। क्या होगा, mgh, यानी मतलब जो है जो ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी पहले वाले पॉइंट पे था, वही वाला मैकेनिकल एनर्जी जो है बी वाले पॉइंट पे ही मतलब यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में जो है हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी चेंजेबल फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब कि एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। अब देखिए कह रहा एज द ऑब्जेक्ट फॉल डाउन विद द टाइम टी, जैसे ही ऑब्जेक्ट टाइम टी से फॉल डाउन किया, इट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी धीरे डिक्रीज हुआ, एंड इट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। You find that at time t the increase in the kinetic energy is equal to half mg square t square, और एक टाइम आने के बाद जो है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ mg square t square हुआ, which is the equal to decrease in potential energy, half mg square t square, पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज के बराबर। एंड दिस सॉ दैट लास्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन मोशन, मतलब जो कभी भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी लास्ट होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाले मैकेनिकल एनर्जी रिमेन द कांस्टेंट एंड इक्वल टू mgh, और उसका मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो बराबर किसके होगा, mgh के, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट मूव्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन द सेम, और जैसे ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है उसका मैकेनिकल एनर्जी जो है रिमेन द सेम। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या है, रिमेन द सेम मतलब वो सेम रहेगा। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट ऑन इट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगा तो कंजर्व रहेगा, सॉरी। एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, और इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ एग्जांपल भी है, यहाँ पे भी एक पेंडुलम है, ठीक है। इस पेंडुलम को यहाँ से कहीं हैंग किया गया है, और इसका जो है बॉब है, ये इधर आया इधर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, नो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नो काइनेटिक एनर्जी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, इधर पे क्या है, नो पोटेंशियल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये पेंडुलम ये भी जो है मैकेनिकल एनर्जी का जो है कंजर्व का एक एग्जांपल है, ठीक है। एट पॉइंट P द पेंडुलम बॉब हैज द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, mgh के बराबर जो है पॉइंट P पे जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वेयर h इज द हाइट फ्रॉम द बॉटम टू द मोस्ट पॉइंट, एट Q द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बट द पेंडुलम हैज द काइनेटिक एनर्जी, और Q पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एंड फाइनली एट द R ऑन द अदर साइड ऑफ द पेंडुलम वेयर इट स्टॉप द काइनेटिक एनर्जी जीरो, उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, बट द पेंडुलम बॉब रिगेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड द पेंडुलम बॉब्स रीच द ऑलमोस्ट द सेम हाइट इट स्टार्ट विद, मतलब उस सेम हाइट पे गया। एंड दिस डिमॉन्स्ट्रेट दैट
मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉब रिमेन द कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पे जो है कांस्टेंट हो गया, यानी कंजर्व हो गया। हाउएवर इन द रियल लाइफ पेंडुलम्स स्लो डाउन इवेंचुअली स्टॉप बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन एट द सपोर्ट एंड द एयर रेसिस्टेंस। क्या होता है कि मतलब कि रियल लाइफ वाला होता है, अगर हम लोग ऐसे करके मतलब पेंडुलम लटका के छोड़ दें तो एक समय ऐसा आएगा वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो है इसमें मतलब अगर एयर रेसिस्टेंस को अगर हम लोग ना हटा दिया जाए और कोई सपोर्ट का फ्रिक्शन वाला हटा दिया जाए तो जो है मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्वेशन का जो है बेस्ट एग्जांपल है। कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज ऑप्टिमल यूजफुल इन सॉल्विंग द सेवरल रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में जो हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द स्लाइड ऑफ हाइट एच। ठीक है, कोई स्लाइड है, अगर वो बॉटम पे रीच कर रहा है तो उसमें जो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट द टॉप ऑफ द स्लाइड क्या होगा, mgh होगा। मान लीजिए किसी स्लाइड पे जो है एक बच्चा है, ठीक है, एक स्लाइड पे बच्चा है, यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, mgh है। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द स्लाइड v, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और वो स्लाइड करते हुए बच्चा जो है यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो है जो इसका काइनेटिक एनर्जी हुआ वो हाफ mv स्क्वायर हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों के इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी था, जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट द टॉप ऑफ द स्लाइड गेट कन्वर्टेड इनटू द इंटायरली टू द चाइल्ड्स काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, thus इक्वेटिंग द टू इक्वेशन वी ऑब्टेन। mgh हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh हो गया। तो v जो है इसको हम लोग इधर भेजेंगे। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो है 2gh हो जाएगा। ठीक है, v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 2gh। एट दिस वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड डिपेंड ओनली अपॉन द हाइट h पे। द शेप ऑफ द स्लाइड और द मास ऑफ द चाइल्ड डू नॉट मैटर। और मास जो है उसका और शेप जो है स्लाइड का जो है मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं पावर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं पावर के बारे में। भैया एक्चुअली पावर होता क्या है, ठीक है, पावर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। पावर जो है, सपोज यू कैरी, अगर जो है यू कैरी योर बैग अप ए फ्लाइट ऑफ द स्टेयर टू द योर क्लासरूम, रनिंग्स अप द स्टेयर इन द 1 minute feel you very different than the walking up slowly in the 5 minutes, even though the same work is done in both cases, and this difference is there described by the physical quantity called the power। देखिए पावर को हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो पावर इज द डिफाइन एज द रेट एट विच द वर्क इज डन। मतलब पावर का मतलब जो है ये होता है कि किस रेट पे जो है वर्क डन हो रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली द एवरेज पावर पी इज द वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। मतलब एवरेज अगर मैथमेटिकली अगर हम देखा जाए तो वर्क डन और टाइम टेकन, पावर पी इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन टी होगा। ये क्या है, वर्क है। ठीक है, और ये क्या है, टाइम टेकन। तो पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन और टाइम टेकन है। टू डू मोर वर्क इन द सेम टाइम इंटरवल रिक्वायर मोर पावर। अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर वर्क करना है तो ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होगा। टू डू द सेम अमाउंट ऑफ द वर्क बट इन द शॉर्टर टाइम द इंटरवल आल्सो रिक्वायर करता है मोर पावर। द SI यूनिट ऑफ द पावर इज द वाट होगा। SI यूनिट ऑफ पावर इज ए वाट। SI यूनिट क्या हो गया, पावर का वाट हो गया। वेयर 1 वाट इज इक्वल टू द 1 जूल ऑफ द वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल ऑफ द वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड जो है वर्क डन के हिसाब से। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ए वेट लिफ्टर लिफ्ट करता है 75 kg मास बाय द 2m इन द 5 सेकेंड। ठीक है, हाउ मच पावर वुड बी सी रिक्वायर फॉर दिस टास्क। मतलब क्या है, वो पावर जो है कितना मतलब वो कंज्यूम करेगा। द वर्क डन वुड बी इक्वल टू द mgh के बराबर जो वर्क डन होगा। तो mg मास क्या है, मास जो है 75 kg है। 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। हाइट मतलब कितना गया, 2 मीटर अगले, तो जो है टोटल कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया, 1500 जूल हो गया। ठीक है, एज दस द पावर रिक्वायर्ड विल बी
पावर जो है कितना हो गया, यानी 1500 अपॉन 5 सेकंड के लिए, यानी 300 वाट जो है पावर का जो है रिक्वायरमेंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो है पहले इसको वेलोसिटी को जो है आप जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 दिया है, और उसके बाद जो है वर्क डन बाय द इंजन इन 10 सेकंड इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करके, और उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, पावर इक्वल टू वर्क डन अपन टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से जो है निकल जाएगा। सिंपल मशीन के बारे में जानेंगे। सिंपल मशीन जो है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। Simple machine. In everyday life, we often need to do work against gravity or the other forces. हम हमेशा वर्क डन करने का आवश्यकता होता है, चाहे ग्रेविटी के, चाहे जो भी है रेसिस्टेंट फोर्स हुआ, चाहे किसी भी तरह का फोर्स हुआ, उसके फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, उसके अगेंस्ट हम लोग को काम करना होता है, सच एज लिफ्टिंग और मूविंग ए हैवी ऑब्जेक्ट, although the total work required for the task cannot be reduced. ठीक है, it can be made easy by the changing the magnitude or the direction of the force that need to be applied. The devices that help us to do these are called the simple machine. और ये सब devices जो होता है, जो easily हम लोग को टास्क करने में जो है हेल्पफुल रहता है, वो क्या होता है, सिंपल मशीन हो गया। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी द 3 सिंपल मशीन, ए पुली एंड द इंक्लाइन प्लेन हो गया, ए लेवर, टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मेक द टास्क फील इजियर, और कैसे जो है टास्क को इजियर बनाता है। द फोर्स बी अप्लाइड टू द इंजन इज कॉल्ड द इफर्ट, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं इंजन पे उसको इफर्ट बोलते हैं। एंड द फोर्स बी अप्लाइड टू द इंजन इज कॉल्ड द इफर्ट, एंड द फोर्स दैट नीड टू बी ओवरकम इज कॉल्ड द लोड्स। To describe how a machine change the magnitude of the applied force, we define the mechanical advantage. Mechanical advantage is the ratio of the load to the effort. Load मतलब कितना वो काम किया, कितना effort लिया, मतलब कितना जो है उस पे जो है हम लोग effort लगाना पड़ा। It can be written as the mechanical advantage equal to क्या हो गया, load upon effort हो गया, ठीक है, load upon effort हो गया। फिर उसका पुली जानेंगे। पुली क्या होता है, काम को आसान करने में जो है पुली को, और डायरेक्शन को भी चेंज करने में, ठीक है। पुली जो है जहाँ पे पानी नहीं भराता है ना, चाहे कुआं हुआ, चाहे मतलब जो है वहां पे लोग लगा के रस्सी इजीली जो है खींच सकते हैं। जो हैवी लोड को जो है हम लोग इजीली खींच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पुली। यू हैव सी ए फ्लैग आर द रोड विंग्स रेज वेयर रोप इज पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द फ्लैग आर द लोड मूव अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस डन विद द हेल्प ऑफ द पुली फिक्स्ड एट द टॉप। पुली क्या होता है, ये व्हील होता है विथ ए ग्रुप दैट गाइड द रोप, रोप को गाइड करता है। फिक्स्ड पुली डज नॉट रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। फिक्स पुली जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड को जो है रिड्यूस नहीं करता है, इट ओनली चेंज करता है डायरेक्शन, डायरेक्शन को केवल चेंज करता है। इट इज इजी फॉर द us to pull the downward than to lift a load by the applying an upward force directly. Thus the pulley provide करता है conveyance by changing the direction of the effort. effort का जो है डायरेक्शन को जो है, जो सिंपल और फिक्स पुली होता है, जैसे जो फिक्स पुली होता है वो क्या करता है, मतलब जो हम लोग इफर्ट लगाते हैं उसका जो है डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और वो लोड जो है इजीली जो है, मतलब जो हम लोग इफर्ट लगाते हैं और ये जो है इजीली जो है मतलब कि उठ के जो है चला आता है, ठीक है। सिंस द इफर्ट एंड द लोड आर द इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, जो भी इफर्ट लगाएंगे और लोड जो होगा वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड पुली जो है इज 1, और जो फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो जो है हमेशा 1 होगा, ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट जानेंगे इंक्लाइन प्लेन के बारे में जानेंगे। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, सपोज यू वांट टू लिफ्ट ए हैवी बॉक्स ऑन टू द प्लेटफॉर्म, लिफ्टिंग इट अप vertically the require upward force F equal to it weight के बराबर। but what if the box is too heavy for you to lift the directly, मतलब अब जो है बॉक्स हैवी रहेगा तो क्या आप डायरेक्टली उसको उठा पाएंगे और ले जा पाएंगे। यू कैन प्लेस द बॉक्स ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लैंक सॉ इन द एंड द पुश द बॉक्स अप द प्लैंक्स द प्लेटफॉर्म। डज दिस मेथड रिक्वायर ए स्मॉलर फोर्स, हाँ भाई स्मॉलर फोर्स जो है अगर किसी चीज को उठा के रखने में, चाहे स्मूथ वाले पे इसको जो है इजीली जो है फोर्स लगा के ले जाने में तो कम फोर्स लगेगा इस वाले केस में इन कंपेरिजन टू दैट वाले में, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया गया है।
कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अप द कार्ट अप टू द हाइट ऑफ द पाइल ऑफ द बुक्स आर द स्टूल डिक्रीजेज एज द प्लैंक्स बिकम द लेस स्टीप। जैसे ही प्लैंक जो है लेस स्टीप रहेगा तो फोर्स जो है रिड्यूस हो जाएगा। हाउएवर यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ओवर ए लार्जर डिस्टेंस टू द ब्रिंग इट टू द सेम हाइट। सेम हाइट इंक्लाइन प्लेन देखिए, इंक्लाइन प्लेन होता क्या है? इंक्लाइन प्लेन इज ए सिंपल मशीन होता है दैट हेल्प टू मूव ए हैवी लोड टू हायर और लोअर लेवल। लेट अस नाउ फाइंड इट मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए इसमें जो है हम लोग इस डिस्टेंस पे अगर जो है स्मॉल डिस्टेंस पे ले जाए लार्ज फोर्स लगेगा ले जाने में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है डिस्टेंस लार्ज है और स्मॉल फोर्स लगेगा इसको ले जाने में, हाइट एच है। यहाँ पे क्या है डिस्टेंस लार्जर है, स्मॉलर फोर्स लगेगा जो है इसको ले जाने में, ठीक है, हाइट एच है। कह रहा है लेट द मास ऑफ द ब्रिक बी एम देन द लोड is the weight mg of the object to be lifted, f is the force required to raise the object to the height h, then the f is the effort, let the length of the inclined plane be l। अगर लेंथ उसका l होगा तो if you move the object constant speed of the inclined plane, अगर inclined plane पे अगर constant speed ले जाएंगे then using the total work done by the u on the object, तो वर्क डन जो कितना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एल हो गया, ठीक है। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा mgh हो जाएगा। तो दस फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम बी ऑब्टेन इग्नोरिंग द फ्रिक्शन ऑब्टेन इग्नोर करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी w वर्क डन एफ इनटू एल हो गया इक्वल टू mgh हो गया। तो mg अपान एफ कर देंगे तो h अपान एल अपान एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है नाउ mg इज द लोड एंड f इज द इफर्ट, सो यूजिंग द इक्वेशन बी ऑब्टेन हम लोग क्या ऑब्टेन किए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो गया लोड अपान इफर्ट हो गया, ठीक है। लोड अपान इफर्ट यानी mg अपान f हो गया यानी l अपान h हो गया, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा लोड यानी l अपान h हो गया यानी mg अपान f हो गया मतलब लोड अपान इफर्ट हो गया। अब देखिए कह रहा है since L is larger than H, अगर since L is larger than H, the force F is less than the mg and the mechanical advantage of the inclined plane is greater than the 1। मतलब क्या है मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 कब होगा जब जो है लोड जो है आपका जो है लोड क्या होगा लोड जो है मतलब ये लोड वाला वैल्यू यानी mg वाला वैल्यू ज्यादा होगा ये वाला कम होगा, ठीक है, f वाला कम होगा। तो इसमें जो है मैकेनिकल एडवांटेज जो है ग्रेटर देन 1 होगा। By further increasing L, for example, by making the inclined plane longer with the shallower angle, we can further reduce the effort force F required to move the object। मतलब जो है जैसे ही हम लोग अगर inclined plane को अगर एंगल हम लोग रिड्यूस करते हैं और मतलब जो हम थोड़ा सा वो करते हैं तो फोर्स जो है वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा है एक पर्सन यूज करता है inclined plane ram to raise an object over a स्टेप 30 मीटर हाइट ले जाता है 30 सेंटीमीटर हाइट ले जाता है। द रैंप हैज विड्थ ऑफ द 40 सेंटीमीटर का जो है उसका विड्थ है। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द रैंप्स दैट हेल्प द पर्सन टू अचीव द टास्क। कह रहा है आई सॉ इन द फिगर व्हेन द हाइट AB इज 30 सेंटीमीटर है एंड द विड्थ BC इज 40 सेंटीमीटर है, द लेंथ AC ऑफ द रैंप्स इज 50 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करके जो है हम लोग जो है यहाँ से ए मान लीजिए ए वाला है और ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दोनों को हम लोग जो है इसको जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है h स्क्वायर इक्वल टू जो है b स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है इसको हम लोग यूज करके जो है ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h अपान l इक्वल टू क्या हो गया 50 अपान 30 इक्वल टू 1.67 जो है आंसर में आ गया। फिर उसका नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे लेबर के बारे में जानेंगे, लेबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। लेबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास। ठीक है बस यही खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा लेबर सिस्टम। क्या है लास्ट टॉपिक हमारा क्या है लेबर सिस्टम।
कहाँ गया भाई? लेवर सिस्टम। देखिए लेवर क्या होता है? लेवर इज ए रिजिड बार होता है, सच एज योर स्केल, स्केल भी हो सकता है, दैट कैन रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट के से मतलब रोटेट कर सके, सच एज द पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट ऑफ द स्केल विद द पेंसिल, पेंसिल से जैसे मान लीजिए ऐसे रख लें, ठीक है, और वो कांटेक्ट में रहा, इसमें ऐसे रोटेट कर सके। इन एवरीडे लाइफ लेवर आर द ऑप्शन यूज टू लिफ्ट करने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट। हम लोग लेवर का यूज कहाँ करते हैं? हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। ए लेवर हैज 3 मेन पार्ट। पहला क्या होता है? फलक्रम होता है जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड जो है पॉइंट होता है अबाउट विच द लेवर रोटेट, जहां लेवर रोटेट करता है। लोड क्या होता है? द फोर्स टू बी ओवरकम, एंड इफर्ट क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड, जो मतलब जिसको हम लोग को काम करना रहता है वो लोड वाला हो गया, और जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वो काम करने के लिए वो इफर्ट हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फलक्रम इज कॉल्ड द लोड आर्म। जो डिस्टेंस होता है फलक्रम से लोड का उसको हम लोग लोड आर्म बोलते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इफर्ट फ्रॉम द फलक्रम इज कॉल्ड द इफर्ट आर्म। और जो डिस्टेंस जो होता है फलक्रम से इफर्ट वाला होता है उसको हम लोग इफर्ट आर्म बोलते हैं। कह रहा बाई अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स एट द वन एंड ऑफ द लेवर, ए लार्जर फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एंड ऑफ द लेवर। ठीक है, अगर हम लोग स्मॉलर फोर्स लगाते हैं मतलब कि एक एंड पे, तो अगर लेवर सिस्टम वाले में तो लार्जर जो है फोर्स जो है लगता है दूसरे एंड पे। हाउ इज दिस पॉसिबल, और कैसे पॉसिबल होगा इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है देखिए यहाँ पे क्या है, एक कोई जो है रैम टाइप में मान लीजिए कोई एक स्केल टाइप में है, ठीक है, इस पे यहाँ पे लोड रखा हुआ है, ये लोड है, यहाँ से जो है फोर्स वाला यानी परपेंडिकुलर वाला यहाँ पे फोर्स मान लीजिए हो गया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यानी यहाँ पे जो है फलक्रम हो गया। ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे लोड आर्म हो गया इतना बड़ा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इफर्ट आर्म हो गया, यहाँ से हम लोग जो है इफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है इफर्ट आर्म हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस वाला जो है इधर हम लोग इतना दूर तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो है ऊपर ये उठेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ऊपर जो है डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस तक ले ऊपर उठा। अब देखिए तो इसका रहा ए लेवर यूज टू लिफ्ट करने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। द एंड ऑफ द लेवर ऑन विच द स्मॉलर फोर्स जो है F1 इज अप्लाइड मूव ए लार्जर डिस्टेंस D1 while the other end which apply a larger force F2 to lift the heavier object move a smaller distance D2. The work done on the one end of the lever is transferred to the other end by using, मतलब जो है ये इक्वेशन यूज करके जो है एक एंड पे जो वर्क जो है डन होता है, जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो जाता है। इसकी मतलब F1 इंटू D1 इक्वल टू F2 इंटू D2। thus by the increasing the effort arm the lever apply a larger force F2 to the load compared to the applied effort F1. Let us do an activity with the beam balance which is an एग्जाम्पल ऑफ द लेबर का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे बीम बैलेंस जो है यूज किया गया है। बैलेंसिंग कप हैंग्स ऑन द स्केल। अब देखिए कह रहा है टेक ए लॉन्ग स्केल 50 सेंटीमीटर आर द लार्जर ए पीस ऑफ द स्ट्रिंग टू पेपर कप्स adhesive tapes are the pieces of the thread and the identical coins to act on the height, to act as the weight. Tie the string tightly around the scale at its midpoint पे इसको हम tightly बांध लेंगे, and this string will act as the fulcrum की तौर पे वर्क करेगा। Hang the scale from this string using the stand or the hooks so that it can swing freely. This scale will be now act as the beam, और ये स्किल जो है बीम बैलेंस की तरह मतलब तौलने वाला तराजू की तरह जो है ये वर्क करने लगेगा। फिक्स पेपर कप्स टू द बोथ एंड ऑफ द बीम यूजिंग द थ्रेड। दिस कप्स एक्ट एज द पेन ऑफ द बैलेंस। चेक वेदर द बीम इज लेवल्ड। इफ इट इज टिल्टेड एडजस्ट द हैंगिंग्स पॉइंट ऑफ द पेन्स अंटिल द बोथ साइड ऑफ बिकम द इक्वली। मतलब जब तक जो है दोनों बराबर नहीं हो जाए तब तक जो है उसको हम लोग मतलब उसको बैलेंस करें। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कह रहा है प्लेस ए कॉइन इन द लेफ्ट पेन
कॉल इट इफर्ट, जो है पहले वाले हम लोग जो है एक कॉइन जो है रखें जिसको इफर्ट बोले, एंड वन आइडेंटिकल कॉइन इन द राइट पेन कॉल इट लोड। ऑब्जर्व दैट द बीम स्टे हॉरिजॉन्टल, और हमें हॉरिजॉन्टल लगा उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। एड वन मोर कॉइन टू द राइट पेन सो दैट इट कंटेन टू कॉइन, द बीम टिल्ट एंड मूव द हैवियर पेन क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बीम टू द बैलेंस द बीम, मेजर इट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से जो है उसको डिस्टेंस मेजर करेंगे। रिपीट स्टेप 5 विद 4 and 5 कॉइन एंड 8 कॉइन इन द राइट पेन, एंड ईच टाइम note its distance from the center that the balances the beam. Record the observation and measure the and complete the by adding the Moore's law. देखिए जब उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें ये होगा कि मतलब कि by analyzing the value recorded in the table we can calculate that beam balance bend N1 into L1 equal to N2 into L2, यानी इफर्ट इंटू द इफर्ट आर्म इक्वल टू लोड इंटू द लोड आर्म। मतलब जो है कि इफ द इफर्ट आर्म इज इंक्रीज, अगर इफर्ट का आर्म हम लोग बढ़ाते हैं द इफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द सेम लोड इज रिड्यूस, और उस केस में अगर हम लोग इफर्ट जो है का आर्म बढ़ाते हैं तो जो लोड जो हम लोग को इफर्ट लगाना पड़ेगा किसी भी लोड को उठाने में वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यू कैन कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लेबर बाय यूजिंग दिस। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें जो है क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा, लोड अपॉन इफर्ट हो जाएगा, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, लोड अपॉन इफर्ट का मतलब क्या है कि इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा जो है इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा, लोड अपॉन इफर्ट हो गया, लेकिन जो है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल टू भी मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। ठीक है, Hence by increasing the effort arm, the lever apply करता है larger force to the load than the effort F1. The lever thus allow us to gain a mechanical advantage equal to the ratio of the distances. यानी L1 upon L2 equal to जो है mechanical advantage equal to the ratio of the distances. With the use of the lever, effort required to is generally smaller, but it has to move a larger distance such that the total work done by the agency applying the effort remain the same. टोटल इसका जो भी इसका कैलकुलेशन है, मैं टोटल कैलकुलेशन इसका बता दे रहा हूं। कहना है क्या चाह रहा था, देखिए ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लोड वाला आर्म है, इसमें हम ज्यादा पैसा डालते जा रहे हैं। ठीक, और ये वाला क्या है, ये इफर्ट वाला आर्म है। क्या है, इफर्ट वाला आर्म है। अब देखिए इस केस में होगा क्या कि जब हम लोग जो है इस पे जो है यहाँ दोनों बराबर थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर हैं, और जो है यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कॉइन, यहाँ पे इसको इफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे 3-4 कॉइन डाल दिए, और इसको जो है डिस्टेंस जो है इसको सेंटर की तरफ जहाँ हम डालते जाएं और इस तरफ लेते जाएं, और इसको जो है हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड है, इधर हम जितना इधर ले जाएंगे इफर्ट आर्म इतना बड़ा होगा ना तो उतना ज्यादा लोड ओवरकम कर लेगा। मतलब जो है इफर्ट आर्म जितना बड़ा रहेगा, मतलब कि जितना बड़ा रहेगा इफर्ट आर्म, ठीक है, ज्यादा हैवी से हैवी जो है कम फोर्स लगा के ज्यादा हम लोग लोड जो है ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, यही टोटल कहने का मतलब ये था। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जानेंगे। अब इसमें जो है कह रहा है लेबर के बारे में, फर्स्ट क्लास लेबर है, सेकेंड क्लास लेबर, थर्ड है। फर्स्ट क्लास लेबर में क्या होता है, फलक्रम जो होता है बीच में होता है, लोड इधर रहता है, इफर्ट इधर रहता है। ठीक है, सेकेंड क्लास में क्या होता है, फलक्रम जो है किनारे रहता है, लोड बीच में रहता है, इफर्ट जो है सबसे किनारे रहता है। ठीक है, मतलब फलक्रम और इफर्ट के बीच में जो है लोड रहता है। थर्ड क्लास में जो है इसमें क्या होता है कि फलक्रम और लोड के बीच में जो है इफर्ट रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है ये टंग्स वाला है, ट्वीजर्स, ब्रूम्स एंड हैमर्स
और ये सब एग्जाम्पल हो गया। इसमें लेमन, सीजर्स, व्हील्स, बारो, बॉटल ओपनर, ये सब एग्जाम्पल हो गया। और इसमें क्या है, टंग, सीजर्स, क्रोबार हो गया, प्लायर हो गया, बैलेंस स्केल हो गया, शीशा हो गया, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मेनी मशीन यूज इन डेली लाइफ मेड अप ऑफ द टू आर बोर्ड द मशीन नेक्स्ट टाइम। अब उसके बाद जो है बस यही है, टोटल चैप्टर यहाँ पे जो है आपका एक खत्म हो गया, एक चैप्टर जो है टोटल यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, इस पे आप जो क्वेश्चन जो भी है इसको कर लीजिएगा और इसके बाद इसको जो है टोटली जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं।